Very good morning, students. Today we are here with another chapter of political science, part वन. पार्ट वन बुक, जैसा कि मैंने आपको बताया हुआ है, हमने पार्ट वन बुक स्टार्ट की हुई है, जिसके फर्स्ट 2 चैप्टर्स हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं और आपके जो सितंबर एग्ज़ाम है वो भी ओवर हो चुके हैं. तो अब हम जो अक्टूबर के सिलेबस है उसको कंटिन्यू कर रहे हैं और उसमें हम चैप्टर जो स्टडी कर रहे हैं वो है चैप्टर नंबर 4. स्टूडेंट, आप जो चैप्टर की नंबरिंग है उस पर ज़रा ध्यान दीजिए, क्योंकि थर्ड चैप्टर आपका पॉलिटिकल साइंस का जो थर्ड चैप्टर यूएस हेजमनी चैप्टर है आपका, वो आपके सिलेबस में अब नहीं है. तो हम फोर्थ चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं. फोर्थ चैप्टर आपका जो पहले इस चैप्टर का नाम था वो था अल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर, यानी सत्ता के वैकल्पिक केंद्र. चैप्टर का नाम था सत्ता के वैकल्पिक केंद्र, ये चैप्टर का नाम था. अब इस चैप्टर का नेम आपका चेंज हो चुका है. आपने ये चैप्टर का नेम जो है वो ध्यान रखना है. अब इस चैप्टर का नाम है न्यू सेंटर्स ऑफ पावर. अब इस चैप्टर का नाम क्या है? न्यू सेंटर्स ऑफ पावर. तो ध्यान रखना है, न्यू सेंटर ऑफ पावर. थर्ड चैप्टर आपका कट हो गया है, यूएस हेजमनी. और फोर्थ चैप्टर हम जो स्टार्ट कर रहे हैं वो विद न्यू नेम, न्यू सेंटर ऑफ पावर, यानी कि जो सत्ता के नए केंद्र. अब इस चैप्टर का नाम है सत्ता के नए केंद्र. और इस चैप्टर में क्या हुआ है कि कुछ एक जो टॉपिक है वो इंक्लूड किए गए हैं. जैसे कि इस चैप्टर में हम क्या स्टडी करेंगे, पहले तो मैं आपको ये बता देती हूँ. देखिए, फर्स्ट चैप्टर था आपका कोल्ड वार एरा, यानी हमने कोल्ड वॉर को पढ़ा, शीत युद्ध को पढ़ा था. शीत युद्ध जो 1945 के वर्ल्ड वॉर के बाद जो 2 सुपर पावर्स थी उनके बीच में कोल्ड वॉर की सिचुएशन थी, वो हमने सब स्टडी किया. सेकेंड चैप्टर में हमने स्टडी किया द एंड ऑफ बायोपोलैरिटी, यानी 2 ध्रुवीयता का अंत, जिसमें कि हमने देखा था कि किस तरीके से यूएसएसआर जो है उसका डिसइंटीग्रेशन हुआ, यानी कि यूएसएसआर का पतन हुआ 1991 में. उसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस रहे, क्या रीज़न थे, क्या कॉन्सिक्वेंसेस रहे उसके, क्या इफ़ेक्ट रहा, और बाद में पूरे वर्ल्ड के ऊपर उसका क्या इफ़ेक्ट रहा. तो ये हम पूरा इसमें स्टडी कर चुके हैं. और इस चैप्टर में कुछ एक टॉपिक आपके ऐड भी हुए थे जो मैंने आपको इन शॉर्ट में बताए थे, आपने फिर वो डीपली भी स्टडी करने हैं. इसमें आपके जो कुछ टॉपिक जो ऐड हो गए थे उसमें यही हो गया था, जैसे गल्फ़ वॉर, जो रीज़न था मैंने आपको बताया था. गल्फ़ वॉर था एक, तो अफ़गानिस्तान का जो अफ़गानिस्तान के साथ जो क्राइसिस थे वो भी हमने देखे थे लास्ट में जो टॉपिक स्टडी किया था, तो वो इस चैप्टर में ही आपके इंक्लूड हो गए हैं. तो अब जो आपका चैप्टर है वो अब इस चैप्टर पे ध्यान दीजिए. चैप्टर है द न्यू, चैप्टर का जो नेम है, पहले नेम था इसका अल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर और अब इसका नेम है न्यू सेंटर्स ऑफ पावर. तो इसमें हम क्या स्टडी करेंगे, पहले तो मैं आपको इंट्रोडक्शन यही बता रही हूँ चैप्टर में कि हम इसमें क्या स्टडी करेंगे. जैसे कि आपको पता है कि कोल्ड वॉर जो है वो उसका एंड हो गया 1991 में. 1991 में जैसे ही कोल्ड वॉर का एंड हुआ तो अब क्वेश्चन क्या अराइज़ होगा वर्ल्ड के सामने, क्वेश्चन ये अराइज़ होगा कि जो यूएस है, क्योंकि यूएसएसआर का तो विघटन हो चुका है, तो यूएस है, क्या वो अपनी एक हेजमनी मीन्स होता है कि अपने एक डोमिनेंस को बना के रखेगा, क्या उसी का डोमिनेंस रहेगा, या उसके अगेंस्ट कुछ अल्टरनेटिव सेंटर्स अराइज होंगे, यानी अल्टरनेटिव सेंटर्स या न्यू सेंटर्स किसके, सत्ता के, मतलब पावर, कोई नई पावर इसको एक चैलेंज देगी, ऐसा होगा. तो ये क्वेश्चन, ये जो एक टॉपिक है इस चैप्टर में हम स्टडी करेंगे कि क्या यूएस ही अपने डोमिनेंस को बना के रखेगा या यूएस के अगेंस्ट कुछ अल्टरनेटिव्स निकल के आएंगे. तो उन अल्टरनेटिव्स में हम ज़रूर स्टडी करेंगे. कुछ ऑर्गेनाइजेशंस रही हैं वर्ल्ड में उसके बाद जो बहुत अपनी पावर को जिन्होंने दिखाया है और यूएस को एक चैलेंज दिया है और उसको एक क्वेश्चन रखा है वर्ल्ड के सामने कि ज़रूरी नहीं है कि 1991 के बाद जो एक ही पावर रह गई है अमेरिका, वही अपनी पावर को बना के रखेगी. उसके अगेंस्ट भी बहुत सारे, उसके अगेंस्ट या उसके साथ बहुत सारे और अल्टरनेटिव्स भी जो है वो निकल कर आएंगे, जिसमें हम कुछ ऑर्गेनाइजेशंस पढ़ेंगे. और इन ऑर्गेनाइजेशंस में हम पढ़ेंगे, एक तो हम पढ़ेंगे इसमें स्टूडेंट यूरोपियन यूनियन, ईयू जिसकी शॉर्ट फॉर्म है, यूरोपियन यूनियन, यानी कि यूरोपीय संघ. कुछ यूरोप के देशों ने मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया और जो यूएस है उसको एक चैलेंज दिया इन्होंने. एक अलग से एक नई पावर, न्यू सेंटर्स हम पढ़ रहे हैं पावर के, तो एक नई पावर जो है वर्ल्ड के सामने आई, जिसने वर्ल्ड को कॉपरेट होकर जो है काम करना सिखाया कि सभी काम जो है वो कॉपरेशन से भी हो सकते हैं. इसके बाद जो नेक्स्ट एक ऑर्गेनाइजेशन हम इसमें स्टडी करेंगे वो है आसियान. आसियान जो है वो एशिया के जो देश हैं
साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ इसमें इंक्लूड होते हैं। तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसने एशिया के जो पावर को दिखाया है। तो ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन हम स्टडी करेंगे। और चाइना का टॉपिक है आपका, इसमें चाइना को हम स्टडी करेंगे कि किस तरीके से चाइना भी एक न्यू सेंटर जो है पावर का बना वर्ल्ड में। और कुछ न्यू टॉपिक्स जो है वो इसमें इंक्लूड हुए हैं, वो भी आपको भी बता देती हूँ मैं। न्यू टॉपिक इसमें इंक्लूड हुए हैं, एक तो हुआ है सार्क मतलब कुछ देशों का ये समूह है, ग्रुप है। तो साउथ एशियन कंट्रीज़ हैं ये सारे, तो इनका एक ग्रुप है, एक ऑर्गेनाइजेशन है ये भी एक पावर, इसने भी अपनी पावर दिखाई है वर्ल्ड में। उसके बाद है ब्रिक्स भी कुछ देशों का समूह है, जो एक नया टॉपिक है आपकी इसमें। और उसके बाद कुछ देश हैं जो बड़ी पावर के रूप में उभर के सामने आए हैं। तो उनमें हम देख रहे हैं रशिया देखेंगे, हम स्टडी करेंगे। नया टॉपिक ऐड हुआ है चाइना, इंडिया और इज़राइल। तो ये आपने ध्यान रखना, ये नए टॉपिक आपके हैं इसमें। ब्रिक्स, सार्क, कुछ नेशंस हैं, रशिया, चाइना और इंडिया। तो ये आपका चैप्टर है कि हमने क्या स्टडी करना है चैप्टर में, कि नए जो सत्ता के नए जो सेंटर्स हैं वो अराइज हुए हैं और यूएस हेजमनी यानी यूएस की डोमिनेंस को उन्होंने एक चैलेंज दिया है। तो आई होप आपको जो कंसेप्ट है वो समझ आ गया होगा, क्योंकि कंसेप्ट का समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मैंने आपको कनेक्ट कर दिया है टॉपिक को फर्स्ट चैप्टर और आपके सेकंड चैप्टर से, कि फर्स्ट चैप्टर में हमने क्या स्टडी किया है, कोल्ड वॉर। सेकंड चैप्टर में हमने स्टडी किया है डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर। थर्ड चैप्टर आपका कट हो गया है, जिसमें हमने एक यूएस हेजमनी को हमने देखना था। और अब फोर्थ चैप्टर हमने जो देख रहे हैं हम, न्यू सेंटर्स ऑफ पावर। तो इसको आज सिर्फ हम स्टार्ट करेंगे। तो ओवरव्यू चैप्टर का जो है वो ये है, आफ्टर द एंड ऑफ द बायोपोलर स्ट्रक्चर ऑफ वर्ल्ड politics in early 1990, it became clear that alternative centers of political and economic power could limit America's dominance। देखिए 1990 के जो स्टार्टिंग थी, जब 1990 की स्टार्टिंग में क्या हुआ था कि जो वर्ल्ड पॉलिटिक्स में क्या हुआ था, जो बायपोलर स्ट्रक्चर था वो कट हो गया था, एक तरह से वो टूट गया था। और उसके बाद क्या चीज़ सामने आई कि एक ही जो विकल्प मीन्स क्या होता है, एक अल्टरनेटिव हमारे सामने रह गया था कि पूरे वर्ल्ड की जो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक पावर है उस पर अब अमेरिका का ही डोमिनेंस रहेगा, यानी मेन पावर में कौन रहेगा, यूएस। एक क्वेश्चन अराइज हो गया था ये कब, 1991 में, जब बायपोलैरिटी सिस्टम ख़त्म हुआ था। क्योंकि उससे पहले क्या था, यूएसएसआर यूएस थे। उसके बाद देखिए स्टूडेंट, थस इन यूरोप द यूरोपियन यूनियन मतलब यूरोपीय संघ, ईयू शॉर्ट फॉर्म है। एंड इन एशिया, और एशिया में एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, आसियान की ये आसियान इसकी शॉर्ट फॉर्म है, याद रखना, ASEAN मीन्स साउथ ईस्ट। ये एसोसिएशन है, ग्रुप है एक, किनका ग्रुप है, साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, यानी कि दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का ये एक समूह है। हैव मर्ज एज अ फोर्स टू रेकन विद, मतलब ये जो ग्रुप हैं इनका उदय हुआ किस, रेकन विद मीन्स क्या होता है कि एक पावर के रूप में, एक बहुत बड़ी पावर के रूप में इनका उदय हुआ। और किसको चैलेंज दिया इन्होंने, यूएस डोमिनेंस को, क्योंकि वर्ल्ड को ये लग रहा था अब सिर्फ एक ही पावर रह जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और ये ग्रुप जो है ये एक पूरी पावर के रूप में अराइज हुए। वाइल इन्वॉल्विंग रीजनल सोल्यूशन टू देयर हिस्टोरिकल enmities and weaknesses, both the EU and the ASEAN have developed alternative institutions and conventions that build a more peaceful and cooperative regional order and have transformed the countries in the region into prosperous economics। देखिए स्टूडेंट, ये अराइज हुए, कोई एकदम से अराइज नहीं हो गए, इनके पीछे काफ़ी कुछ सिचुएशन रही हैं। देखिए इनके बहुत सारे रीजनल प्रॉब्लम्स थी, उनके सॉल्यूशन इन्होंने निकाले। देयर हिस्टोरिकल एनिमिटीज़, जो हिस्टोरिकल हिस्ट्री में, यानी इनकी जो एक दुश्मनियाँ थी
आपस में जो दुश्मनी होती थी इनके देशों के बीच में, उन्होंने इनको ख़त्म किया, वीकनेसेस यानी अपनी कमजोरियों को ख़त्म किया। और जो EU और आसियान है, उन्होंने मतलब एक ऐसे इंस्टीट्यूशंस बनाए, बिल्डअप किए, जिसकी वजह से इनके इनके अंदर जितने भी देश आते हैं, इन ग्रुप्स में जितने भी देश आते हैं, उनके बीच में एक पीसफुल और कोऑपरेटिव सिस्टम जो है वो सेटअप किया जा सके। मतलब कन्वर्ट किया उन्होंने कि जो एक सिचुएशन थी, जो एक अच्छी सिचुएशन नहीं थी, उसको चेंज करके इन्होंने एक कोऑपरेटिव और पीसफुल सिचुएशन को ट्रांसफॉर्म किया, यानी चेंज किया अपने यहाँ पर। और अपनी इकोनॉमी, जो इनकी इकोनॉमी थी इन एरियाज़ की, उसको प्रोस्पेरियस किया, यानी कि उसको समृद्ध किया। द इकोनॉमिक राइज ऑफ चाइना हैज़ मेड अ ड्रामेटिक इम्पैक्ट ऑन वर्ल्ड पॉलिटिक्स। और इसके साथ साथ चाइना का जो डोमिनेंस था, यानी चाइना का जो पावर के रूप में उभर के सामने आना, ये भी एक बहुत ही ड्रामेटिक इम्पैक्ट रहा है वर्ल्ड पे। और इन दिस चैप्टर वी टेक अ लुक एट सम ऑफ दीज एमर्जिंग अल्टरनेटिव सेंटर्स। और इस चैप्टर में हम इसी तरह के कुछ ग्रुप्स को स्टडी करेंगे जो पावर के ग्रुप हैं, एंड एसेस देयर पॉसिबल रोल इन फ्यूचर। और फ्यूचर में उन्होंने अपना क्या रोल प्ले किया, अपने क्या उनकी जो एक भूमिका रही है, वो हम इसमें स्टडी करेंगे। तो स्टूडेंट, आई होप आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा। क्या टॉपिक है मैं फिर से आपको एक बार बता रही हूँ, ध्यान से सुनना स्टूडेंट। हम पढ़ रहे हैं द न्यू सेंटर्स ऑफ पावर्स। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जब वर्ल्ड में कोल्ड वॉर की सिचुएशन हुई, कोल्ड वॉर भी आपको पता होगा कैसी सिचुएशन थी, जिसमें दो पावर के बीच में एक राइवलरी दिखाई देती थी। 1991 में जब वो राइवलरी ख़त्म हुई तो लग रहा था कि जैसे US जो है वो अपने डोमिनेंस को बना के रख रहा है, लेकिन उसके डोमिनेंस के अगेंस्ट जो है बहुत सारी पावर्स हमारे सामने आई, जिन पावर्स को हम स्टडी करेंगे। EU मीन्स, EU मैंने आपको बता दिया यूरोपियन यूनियन जो थी। उसके बाद आसियान जो एशिया के देशों का एक समूह था। और इसके साथ साथ, इनके साथ साथ हम चाइना का रोल भी पढ़ेंगे कि चाइना कैसे एक पावर के रूप में आया, इंडिया का रोल पढ़ेंगे, रशिया का रोल पढ़ेंगे वन बाय वन, इज़राइल का रोल पढ़ेंगे। और इसके साथ साथ कुछ एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस भी डेवलप हुई हैं, जिनमें कि सार्क है, ब्रिक्स है, जिन्होंने वर्ल्ड में अपनी पावर को दिखाया है। और बहुत सारे देशों को मिलके जो चल रहे हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन उन्होंने बनाया है, और बहुत ही मिलकर वो वर्ल्ड में पीसफुली काम कर रहे हैं, ताकि बाकी के जितने भी देश हैं वो भी अपनी इकोनॉमी को सुधार सके, उसमें कुछ चेंजेस ला सके। तो स्टूडेंट, आज इस इंट्रोडक्शन को बहुत अच्छे से आपने समझना है कि हम इस चैप्टर में क्या क्या स्टडी करेंगे। कल हम जो टॉपिक फर्स्ट एक एक ग्रुप को हम लेंगे, इसमें साथ के साथ एक एक ऑर्गेनाइजेशन है उसको लेंगे। तो कल हम जो स्टडी करेंगे वो स्टडी करेंगे EU, यानी कि यूरोपियन यूनियन। यूरोपीय जो यूनियन है वो कैसे बना, किसका इसके ऊपर इफ़ेक्ट रहा, और इसमें हम एक टॉपिक स्टडी करेंगे मार्शल प्लान, कि मार्शल प्लान क्या था और यूरोपीय जो संघ बना है उसमें उसकी क्या भूमिका रही है। तो स्टूडेंट, इसको अच्छे से आप डीपली स्टडी करेंगे पहले, और समझने की कोशिश करेंगे कि चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।